इमेजिन कीजिए कि एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। ट्रॉमा टीम को न केवल सही मेडिसिन देनी होगी, बल्कि आपकी लाइफ बचाने के लिए इसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही देना होगा। सही ट्रीटमेंट 3 आवर्स लेट देना फंक्शनली बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ट्रीटमेंट न देना। अब इसे एक जनरल हॉस्पिटल के आउटपेशेंट क्लिनिक से कंपेयर कीजिए। अगर डॉक्टर आपको आपके शेड्यूल्ड 2 PM अपॉइंटमेंट के बजाय 2:15 PM पर देखते हैं तो आप अनॉयड हो सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ खतरे में नहीं पड़ती है। आउटकम डिलेड है, लेकिन ओवरऑल सर्विस फिर भी वैलिड रहती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि जो आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन पर चलते हैं, उसी आउटपेशेंट क्लिनिक की तरह बने होते हैं। वे थ्रूपुट और फेयरनेस पर फोकस करते हैं। अगर कोई बैकग्राउंड एंटीवायरस स्कैन चलने के कारण आपका वेब ब्राउज़र किसी पेज को रेंडर करने में एक्स्ट्रा 200 मिलीसेकंड्स लेता है, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना जॉब करेक्टली किया है। हालांकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट सिस्टम्स, मेडिकल पेसमेकर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर्स और ऑटोमोटिव एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स यानी ABS जैसे एनवायरनमेंट्स में टाइम सिर्फ एक परफॉर्मेंस मीट्रिक नहीं है, बल्कि टाइम एक फंडामेंटल करेक्टनेस रिक्वायरमेंट है। इस सेक्शन में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी RTOS और एम्बेडेड OS आर्किटेक्चर की वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं, जहां एक लेट आंसर वास्तव में एक रॉन्ग आंसर होता है। सेक्शन ब्रेक। हार्ड वर्सेस सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। एक रियल टाइम सिस्टम कोई भी ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जहां कंप्यूटेशन की करेक्टनेस न केवल उसके लॉजिकल रिजल्ट पर, बल्कि उस टाइम पर भी डिपेंड करती है जिस पर रिजल्ट डिलीवर किया जाता है। हम किसी डेडलाइन को मिस करने के ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर रियल टाइम सिस्टम्स को 2 अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। यह डायग्राम रियल टाइम सिस्टम्स के स्पेक्ट्रम को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स में डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी होता है, जहां किसी भी फेलियर की वजह से सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है, जैसे कि पेसमेकर्स, एंटी लॉक ब्रेक्स या फ्लाइट कंट्रोल्स में। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स में डेडलाइंस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जहां कभी कभार डेडलाइन मिस होने पर सिर्फ क्वालिटी खराब होती है, न कि पूरा सिस्टम फेल होता है, जैसा कि वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में देखा जाता है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स। एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एक सिंगल डेडलाइन भी मिस होने से कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर, गंभीर फिजिकल डैमेज या इंसानी जान का नुकसान हो सकता है। ऑटोमोटिव ABS। जब आप बर्फीली सड़क पर अपनी कार के ब्रेक्स जोर से दबाते हैं, तो ABS कंट्रोलर व्हील स्पीड सेंसर्स को रीड करता है और हर सेकंड दर्जनों बार ब्रेक प्रेशर को मॉड्यूलेट करता है। अगर कर्नल सिर्फ 50 मिलीसेकंड्स का भी शेड्यूलिंग डिले एक्सपीरियंस करता है, तो व्हील्स लॉक हो जाते हैं, जिससे व्हीकल कंट्रोल से बाहर होकर स्किड करने लगता है। कार्डियक पेसमेकर। एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर को हार्ट रिदम्स के साथ बिल्कुल सटीक रूप से अलाइंड इलेक्ट्रिकल पल्स डिलीवर करने चाहिए। एक टाइमिंग डिले लाइफ सेविंग पेसिंग को एक घातक अरिदमिया में बदल देता है। की कैरेक्टरिस्टिक। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स को गारंटेड वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन बाउंड्स की जरूरत होती है। एवरेज केस परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉसिबल डिले को इवैल्यूएट किया जाता है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। एक सॉफ्ट रियल सिस्टम में डेडलाइंस को पूरा करना बहुत डिजायरेबल होता है, लेकिन कभी कभार डेडलाइन मिस होने से सिस्टम फेलियर नहीं होता। इसके बजाय यह क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी OOS में एक टेम्परेरी डिग्रेडेशन की वजह बनता है। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग। अगर कोई वीडियो डिकोडर थ्रेड 33 मिलीसेकंड की अपनी फ्रेम डेडलाइन मिस कर देता है 30 FPS प्लेबैक के लिए, तो एप्लीकेशन बस एक फ्रेम ड्रॉप कर देता है या थोड़ी देर के लिए स्टटर करता है। यूजर को लोअर क्वालिटी का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वीडियो प्लेयर क्रैश नहीं होता और न ही हार्डवेयर फेल होता है। ऑनलाइन गेमिंग। इनकमिंग नेटवर्क पैकेट्स को प्रोसेस करने में डिले होने से लैग होता है, लेकिन एप्लीकेशन काम करना जारी रखता है। की कैरेक्टरिस्टिक। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स को प्रोबेबिलिस्टिक परफॉर्मेंस और एवरेज केस रिस्पॉन्सिवनेस के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिटर्मिनिज्म और लेटेंसी मैट्रिक्स। यह गारंटी देने के लिए कि हार्ड रियल टाइम डेडलाइंस पूरी हों, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी RTOS का डिटर्मिनिस्टिक होना जरूरी है। डेफिनेशन। एक सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक तब होता है जब इनपुट्स और इनिशियल कंडीशंस के एक स्पेसिफिक सेट के दिए जाने पर उसके ऑपरेशनल स्टेट और रिस्पॉन्स टाइम्स को बिल्कुल सटीक रूप से प्रेडिक्ट किया जा सके। एक स्टैंडर्ड जनरल पर्पस OS में जैसे डेस्कटॉप लिनक्स या विंडोज
सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, बैकग्राउंड डिस्क आई और ओ, कैश हिट रेशियोज और सीपीयू शेड्यूलिंग लोड के हिसाब से बदलता रहता है। एक एक्शन जो लो सिस्टम लोड के दौरान 1 माइक्रोसेकंड लेता है, वो हाई लोड के दौरान 50 मिलीसेकंड्स ले सकता है। वो वेरिएबिलिटी जिसे जिटर के नाम से जाना जाता है, रियल टाइम इंजीनियरिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है। डिटर्मिनिज्म अचीव करने के लिए एक आरटीओएस 2 की लेटेंसी मैट्रिक्स को मिनिमाइज और बाउंड करता है। यह डायग्राम एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम के कंपोनेंट्स को दिखाता है। यह एक टाइमलाइन दिखाता है जो एक हार्डवेयर इंटरप्ट इवेंट के साथ शुरू होती है। इस इवेंट और इंटरप्ट सर्विस रूटीन के कंप्लीशन के बीच के टाइम को इंटरप्ट लेटेंसी के रूप में लेबल किया गया है। इसके बाद शेड्यूलर को सीपीयू कोर पर टारगेट थ्रेड को स्टार्ट करने में जो टाइम लगता है, उसे डिस्पैच लेटेंसी के रूप में लेबल किया गया है। एक साथ मिलकर ये 2 पीरियड्स टोटल रिस्पॉन्स टाइम बनाते हैं। इंटरप्ट लेटेंसी एक हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होने जैसे कि एक व्हील सेंसर सिग्नल दे रहा है कि टायर ने घूमना बंद कर दिया है, और करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन आईएसआर में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बीच का टोटल बीता हुआ टाइम है। इंटरप्ट लेटेंसी में ये शामिल हैं सीपीयू हार्डवेयर को करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम, सीपीयू को हार्डवेयर एग्जीक्यूशन स्टेट रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर को स्टैक पर पुश करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम, कर्नल द्वारा क्रिटिकल नॉन प्रीएम्प्टेबल सेक्शंस जहां इंटरप्ट्स डिसेबल होते हैं को फिनिश करने में स्पेंट टाइम। इंटरप्ट लेटेंसी इक्वल्स टी सब हार्डवेयर फिनिश प्लस सब स्टैक सेव प्लस टी सब इंटरप्ट्स डिसेबल्ड विंडो। इंटरप्ट लेटेंसी को मिनिमाइज करने के लिए एक आरटीओएस अपने कर्नल क्रिटिकल सेक्शंस को एक्सट्रीमली शॉर्ट रखता है, जिससे इंटरप्ट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली इनेबल्ड रहते हैं। डिस्पैच लेटेंसी जिसे शेड्यूलिंग लेटेंसी भी कहा जाता है, ओएस शेड्यूलर के लिए करेंटली रनिंग लोअर प्रायोरिटी टास्क को स्टॉप करने, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करने और इंटरप्ट द्वारा अनब्लॉक किए गए हायर प्रायोरिटी रियल टाइम टास्क को सीपीयू कंट्रोल पास करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है। डिस्पैच लेटेंसी में ये शामिल हैं प्रीएम्पशन डिले, कर्नल को करेंटली रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करने या एक नॉन प्रीएम्प्टेबल कर्नल सिस्टम कॉल को फिनिश करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड ओल्ड थ्रेड के रजिस्टर स्टेट को सेव करने और न्यू थ्रेड के पेज टेबल्स और सीपीयू रजिस्टर्स को लोड करने में स्पेंट टाइम। चैप्टर 3 रिकॉल कीजिए। टोटल रिस्पॉन्स टाइम इक्वल्स इंटरप्ट लेटेंसी प्लस डिस्पैच लेटेंसी। एक आरटीओएस में टोटल रिस्पॉन्स टाइम एक नॉन कांस्टेंट अपर लिमिट टी रिस्पॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू टी मैक्स द्वारा स्ट्रिक्टली बाउंडेड होना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। रियल टाइम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। स्टैंडर्ड सीपीयू शेड्यूलर जैसे लिनक्स कंप्लीटली फेयर शेड्यूलर ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट और सभी प्रोसेस के बीच फेयरनेस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके अपोजिट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर फेयरनेस के कंपैरिजन में टास्क डेडलाइन को प्रायोरिटी देते हैं। अगर किसी हाई प्रायोरिटी रियल टाइम टास्क को सीपीयू की जरूरत होती है तो लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। चलिए रियल टाइम टास्क मॉडल और उनटू क्लासिकल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखते हैं जो जीएटीई एग्जाम्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। द रियल टाइम पीरियोडिक टास्क मॉडल। रियल टाइम एनालिसिस में हम वर्कलोड को एन पीरियोडिक टास्क के एक सेट के रूप में मॉडल करते हैं जो कि टाउ इक्वल टू द सेट कंटेनिंग टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n है। हर टास्क टाउ आई 3 फंडामेंटल पैरामीटर्स से डिफाइन होता है। पहला है एग्जीक्यूशन टाइम CI जो कि हर साइकिल में टास्क टाउ आई के लिए रिक्वायर्ड वर्स्ट केस सीपीयू कंप्यूटेशन टाइम है। दूसरा है पीरियड PI या TI जो कि टास्क टाउ आई के लगातार आने के बीच का टाइम इंटरवल है। तीसरा है रिलेटिव डेडलाइन DI जो कि टास्क के आने के रिलेटिव वो टाइम है जिसके अंदर टास्क टाउ आई को हर हाल में अपना एग्जीक्यूशन खत्म करना होगा। स्टैंडर्ड पीरियोडिक मॉडल्स में हम मानकर चलते हैं कि DI इक्वल टू PI है। यह डायग्राम रियल टाइम शेड्यूलिंग में एक पीरियोडिक टास्क के फंडामेंटल पैरामीटर्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक टास्क अराइव होता है, एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन के लिए रन करता है और फिर अपने पीरियड के एंड तक आइडल रहता है, जो डेडलाइन और अगले टास्क इंस्टेंस के अराइवल को भी मार्क करता है। किसी टास्क सेट का सीपीयू यूटिलाइजेशन यू प्रोसेसर टाइम का वो फ्रैक्शन होता है जो सभी टास्क को एग्जीक्यूट करने में स्पेंड होता है। U इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 टू n ऑफ C सब I ओवर P सब I। अगर U 1 से बड़ा है तो टोटल वर्कलोड एक सिंगल CPU कोर की फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, जिससे टास्क सेट किसी भी एल्गोरिदम के अंडर अनशेड्यूलेबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। एल्गोरिथम 1 रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग RMS। रेट
मोनोटोनिक शेड्यूलिंग RMS एक स्टैटिक प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसे 1973 में CL लियू और जेम्स लेलैंड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रायोरिटी असाइनमेंट रूल प्रायोरिटीज को टास्क अराइवल रेट्स यानी फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर स्टैटिकली असाइन किया जाता है। शॉर्टर पीरियड्स PI वाले टास्क को हायर स्टैटिक प्रायोरिटीज मिलती हैं। शॉर्टर पीरियड ओपन पेरेंथेसिस P sub I क्लोज पेरेंथेसिस इंप्लाइज हायर प्रायोरिटी। प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन अगर कोई लॉन्गर पीरियड टास्क चल रहा हो और उसी समय शॉर्टर पीरियड वाला टास्क आ जाए तो चल रहे टास्क को तुरंत प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है। लियू और लेलैंड यूटिलाइजेशन बाउंड टेस्ट क्या रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग या RMS गारंटी दे सकता है कि सभी टास्क्स अपनी डेडलाइंस से पहले कंप्लीट हो जाएंगे? लियू और लेलैंड ने प्रूव किया कि इंडिपेंडेंट पीरियोडिक टास्क्स का एक सेट RMS के अंडर शेड्यूलेबल होने की गारंटी है अगर टोटल CPU यूटिलाइजेशन एक मैथमेटिकल अपर लिमिट से ज्यादा नहीं होता है। U इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n of C sub I over P sub I लेस देन और इक्वल टू n टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस 2 to the power of 1 over n minus 1 क्लोज पेरेंथेसिस। चलिए n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस बाउंड को कंप्यूट करते हैं। ये टेबल डिफरेंट नंबर्स ऑफ टास्क के लिए रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग या RMS यूटिलाइजेशन बाउंड दिखाती है जिसे n से रिप्रेजेंट किया गया है। 1 टास्क के लिए जहां n इक्वल्स 1 है यूटिलाइजेशन बाउंड 1.000 है या 100% है। 2 टास्क्स के लिए जहां n इक्वल्स 2 है बाउंड अप्रोक्सीमेटली 0.828 है या 82.8% है। 3 टास्क्स के लिए जहां n इक्वल्स 3 है बाउंड डिक्रीज होकर अप्रोक्सीमेटली 0.779 हो जाता है या 77.9% है। जैसे जैसे नंबर ऑफ टास्क्स इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं यूटिलाइजेशन बाउंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 पर कन्वर्ज होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.693 है या 69.33% है। यह डायग्राम रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग यूटिलाइजेशन बाउंड कर्व को इलस्ट्रेट करता है जो CPU यूटिलाइजेशन और नंबर ऑफ टास्क के बीच के रिलेशन को दिखाता है। यह सेफ शेड्यूलेबल जोन को हाईलाइट करता है जो ये दिखाता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टास्क इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं गारंटीड शेड्यूलेबल यूटिलाइजेशन की अपर लिमिट एसिम्पटोटिकली अप्रोक्सीमेटली 69.33% के करीब पहुंच जाती है। गेट कॉन्सेप्टुअल ट्रैप RMS यूटिलाइजेशन बाउंड कंडीशन सफिशिएंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। अगर u n टाइम्स 2 to the power of 1 over n minus 1 से लेस देन या इक्वल टू है तो टास्क सेट RMS के अंडर शेड्यूलेबल होने की गारंटी है। अगर n टाइम्स 2 to the power of 1 over n minus 1 u से लेस देन है जो कि 1.0 से लेस देन या इक्वल टू है तो टास्क सेट फिर भी शेड्यूलेबल हो सकता है लेकिन आपको ये वेरीफाई करने के लिए कि डेडलाइंस मीट हो रही हैं या नहीं एक एग्जैक्ट रिस्पांस टाइम एनालिसिस या RTA परफॉर्म करना होगा। अगर u 1.0 से ग्रेटर देन है तो टास्क सेट डेफिनेटली अनशेड्यूलेबल है। एल्गोरिदम 2 अर्लीएस्ट डेडलाइन फर्स्ट या EDF RMS के अपोजिट अर्लीएस्ट डेडलाइन फर्स्ट या EDF एक डायनेमिक प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। प्रायोरिटी असाइनमेंट रूल प्रायोरिटीज को रन टाइम पर डायनेमिकली इवैल्यूएट किया जाता है। जिस टास्क की एब्सोल्यूट डेडलाइन करंट टाइम के सबसे क्लोज होती है उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। क्लोजेस्ट एब्सोल्यूट डेडलाइन ओपन पेरेंथेसिस D sub I इक्वल्स T प्लस D sub I क्लोज पेरेंथेसिस इंप्लाइज हाईएस्ट डायनेमिक प्रायोरिटी। क्योंकि डेडलाइंस पास आने पर डायनेमिक प्रायोरिटीज री इवैल्यूएट होती हैं इसलिए EDF RMS जैसे स्टैटिक असाइनमेंट एल्गोरिदम्स से ज्यादा ऑप्टिमल है। EDF शेड्यूलेबिलिटी बाउंड इंडिपेंडेंट पीरियोडिक टास्क्स का एक सेट EDF के अंडर शेड्यूलेबल होता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब U इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n of C sub I over P sub I लेस देन और इक्वल टू 1.0 और 100%। RMS के अपोजिट EDF शेड्यूलेबिलिटी कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है। EDF बिना किसी डेडलाइन को मिस किए CPU कैपेसिटी का 100% तक यूटिलाइज कर सकता है। RMS वर्सेस EDF आर्किटेक्चरल कंपैरिजन यह टेबल रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग या RMS को अर्लीएस्ट डेडलाइन फर्स्ट या EDF के साथ कई की फीचर्स पर कंपेयर करती है। प्रायोरिटी टाइप की बात करें तो RMS स्टैटिक प्रायोरिटीज का यूज करता है जो कंपाइल या क्रिएशन टाइम पर फिक्स होती हैं जबकि EDF डायनेमिक प्रायोरिटीज का यूज करता है जो रन टाइम के दौरान रिकैलकुलेट की जाती हैं। प्रायोरिटी रूल के लिए RMS शॉर्टर पीरियड्स को हायर प्रायोरिटी असाइन करता है जबकि EDF नियरेस्ट डेडलाइन को हायर प्रायोरिटी असाइन करता है।
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बाउंड के मामले में RMS लार्ज एन के लिए लगभग 69.3% तक लिमिटेड है, जबकि EDF 100% यूटिलाइजेशन अचीव कर सकता है, जहां U इज लेस देन और इक्वल टू 1.0 है। जब CPU ओवरहेड की बात आती है तो RMS बहुत लो होता है, क्योंकि ये एक सिंपल स्टैटिक प्रायोरिटी क्यू का यूज करता है, जबकि EDF हायर होता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट डेडलाइन सॉर्टिंग की जरूरत होती है। फाइनली, RMS की इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है और यह स्टैंडर्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमिटिव्स द्वारा सपोर्टेड है, जबकि EDF को कॉम्प्लेक्स रन टाइम ट्रैकिंग की जरूरत होती है। प्रायोरिटी इन्वर्जन और प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। एक हायर प्रायोरिटी टास्क कभी भी लोअर प्रायोरिटी टास्क द्वारा डिले नहीं होना चाहिए। हालांकि जब टास्क्स म्यूटेक्स लॉक्स जैसे सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स का यूज करके रिसोर्सेज शेयर करते हैं, चैप्टर 4 याद कीजिए, तो एक सटल सिस्टम वल्नरेबिलिटी सामने आती है जिसे प्रायोरिटी इन्वर्जन कहते हैं। क्लासिक प्रायोरिटी इन्वर्शन सिनेरियो। एक ऐसे सिस्टम को कंसीडर कीजिए जिसमें 3 टास्क प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिस्टेड हैं, H यानी हाई प्रायोरिटी, टाउ M यानी मीडियम प्रायोरिटी और टाउ L यानी लो प्रायोरिटी। मान लीजिए टाउ H और टाउ L एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक म्यूटेक्स इसको शेयर करते हैं, जो एक शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि एक सीरियल कम्युनिकेशंस बस को गार्ड कर रहा है। यह डायग्राम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्लासिक प्रायोरिटी इन्वर्जन बग को दिखाता है। इसमें हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटीज वाले 3 टास्क्स दिखाए गए हैं। लो प्रायोरिटी टास्क एक शेयर्ड रिसोर्स लॉक एक्वायर करता है। जब एक हाई प्रायोरिटी टास्क उसी लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। इसी बीच एक मीडियम प्रायोरिटी टास्क जिसे लॉक की जरूरत नहीं होती है, वो लो प्रायोरिटी टास्क को प्रीएम्प्ट कर देता है और कंटिन्यूअसली रन करता है। इससे लो प्रायोरिटी टास्क लॉक रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हाई प्रायोरिटी टास्क इंडेफिनेटली ब्लॉक रहता है। चलिए इवेंट्स की टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टाइम T1 पर लो प्रायोरिटी टास्क टाउ L रन होता है और म्यूटेक्स एस को एक्वायर कर लेता है। टाइम T2 पर हाई प्रायोरिटी टास्क टाउ H आता है और टाउ L को प्रीएम्प्ट कर देता है। टाइम T3 पर टाउ H म्यूटेक्स एस को एक्वायर करने की कोशिश करता है। क्योंकि टाउ L के पास लॉक है, इसलिए टाउ H ब्लॉक हो जाता है और जब तक म्यूटेक्स एस रिलीज नहीं हो जाता तब तक वेटिंग स्टेट में चला जाता है। कंट्रोल वापस टाउ L के पास जाता है ताकि वह अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म कर सके और म्यूटेक्स एस को अनलॉक कर सके। टाइम T4 पर मीडियम प्रायोरिटी टास्क टाउ M आता है। ध्यान दीजिए कि टाउ M म्यूटेक्स एस का बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। हालांकि क्योंकि टाउ M की प्रायोरिटी टाउ L की प्रायोरिटी से ज्यादा है, इसलिए टाउ M तुरंत टाउ L को प्रीएम्प्ट कर देता है। द कोलैप्स टाउ L अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म करने के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि टाउ M CPU को हॉग कर रहा है। क्योंकि टाउ L फिनिश नहीं कर पाता, इसलिए वह म्यूटेक्स एस को रिलीज नहीं कर सकता। क्योंकि म्यूटेक्स एस लॉक्ड रहता है, इसलिए हाई प्रायोरिटी टास्क टाउ H ब्लॉक ही रहता है। द अनोमली हाई प्रायोरिटी टास्क टाउ H को मीडियम प्रायोरिटी टास्क टाउ M के फिनिश होने का वेट करने के लिए फोर्स होना पड़ता है, भले ही हाउ M टाउ H के साथ कोई भी रिसोर्स शेयर नहीं करता है। इस अनबाउंड डिले को अनबाउंडेड प्रायोरिटी इन्वर्शन कहा जाता है। रियल वर्ल्ड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। 1997 में नासा के मार्स पाथफाइंडर्स स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के सरफेस पर इसी बग की वजह से बार बार सिस्टम रीसेट एक्सपीरियंस किए। एक हाई प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन टास्क शेयर्ड मेमोरी म्यूटेक्स को होल्ड करने वाले एक लो प्रायोरिटी मीटियोलॉजिकल टास्क का वेट करते हुए ब्लॉक हो गया था, जबकि मीडियम प्रायोरिटी कम्युनिकेशंस टास्क ने लो प्रायोरिटी टास्क को प्रीएम्प्ट कर दिया, जिससे सिस्टम वॉचलॉक टाइमर ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को रीसेट कर दिया। सेक्शन ब्रेक। द सॉल्यूशन प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल PIP। प्रायोरिटी इन्वर्जन को रिजॉल्व करने के लिए मॉडर्न रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल PIP को इंप्लीमेंट करते हैं। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल। जब एक लोअर प्रायोरिटी टास्क टाउ L किसी ऐसे रिसोर्स को होल्ड करता है जिसकी जरूरत एक हायर प्रायोरिटी टास्क टाउ H को है, तो लोअर प्रायोरिटी टास्क टेम्परेरली हायर प्रायोरिटी टास्क की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेता है जब तक कि वह रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देता। यह डायग्राम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक टाइमलाइन दिखाता है जहां एक लो प्रायोरिटी टास्क एक शेयर्ड म्यूटेक्स को एक्वायर करता है। जब एक हाई प्रायोरिटी टास्क
उसी म्यूटेक्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वह ब्लॉक हो जाता है। प्रायोरिटी इन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए लो प्रायोरिटी टास्क की प्रायोरिटी को टेम्परेरी तौर पर बूस्ट करके हाई प्रायोरिटी टास्क के बराबर कर दिया जाता है। इससे मीडियम प्रायोरिटी टास्क्स इसे प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही लो प्रायोरिटी टास्क म्यूटेक्स को रिलीज करता है, उसकी प्रायोरिटी वापस अपने ओरिजिनल लो स्टेट पर आ जाती है, जिससे हाई प्रायोरिटी टास्क आगे प्रोसीड कर पाता है। चलिए PIP इनेबल्ड के साथ टाइमलाइन को री एग्जामिन करते हैं। T3 पर टाउ एल द्वारा होल्ड किए गए म्यूटेक्स एस पर ब्लॉक हो जाता है। PIP इंटरवेंशन कर्नल तुरंत टाउ एल की एक्टिव प्रायोरिटी को बूस्ट करके टाउ एच की प्रायोरिटी के बराबर कर देता है, जहां प्रायोरिटी ऑफ टाउ एल को प्रायोरिटी ऑफ टाउ एच पर सेट कर दिया जाता है। T4 पर जब मीडियम प्रायोरिटी टास्क टाउ एम आता है तो वह टाउ एल को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि टाउ एल अब बूस्टेड प्रायोरिटी ऑफ टाउ एच पर रन कर रहा है, इसलिए टाउ एम को टाउ एल को प्रीएम्प्ट करने से रोक दिया जाता है। T5 पर टास्क टाउ एल तेजी से अपने क्रिटिकल सेक्शन को फिनिश करता है, म्यूटेक्स एस को अनलॉक करता है और तुरंत वापस अपनी ओरिजिनल लो प्रायोरिटी पर आ जाता है। टास्क टाउ एच म्यूटेक्स एस को एक्वायर करता है और इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होता है। टाउ एल को एलिवेट करके PIP ये एंश्योर करता है कि मीडियम प्रायोरिटी टास्क बीच में ना आ सकें, जिससे टाउ एच द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला डिले स्ट्रिक्टली टाउ एल के क्रिटिकल सेक्शन के ड्यूरेशन तक ही लिमिटेड रहता है। सेक्शन ब्रेक 5 मेमोरी मैनेजमेंट और कर्नेल आर्किटेक्चर इन RTOS। चैप्टर 6 और 7 में हमने देखा कि कैसे जनरल पर्पस OS कर्नेल्स वर्चुअल मेमोरी पेजिंग और डिमांड पेजिंग का यूज करते हैं ताकि हर प्रोसेस को एक बहुत बड़ा आइसोलेटेड 64 बिट एड्रेस स्पेस मिल सके। हालांकि वर्चुअल मेमोरी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी करती है। यह डायग्राम जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्सेस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मेमोरी मैनेजमेंट को कंपेयर करता है। जनरल पर्पस सिस्टम्स वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग का यूज करते हैं, जिससे पेज ट्रांसलेशन और फॉल्ट्स के कारण 20 मिलीसेकंड्स तक की वेरिएबल लेटेंसीज होती हैं। इसके अपोजिट रियल टाइम सिस्टम्स डायरेक्ट फिजिकल एड्रेसिंग और स्टैटिक पूल्स के साथ फ्लैट फिजिकल लॉक्ड रैम का यूज करते हैं ताकि 100 नैनोसेकंड्स से कम के फास्ट डिटर्मिनिस्टिक एक्सेस टाइम्स की गारंटी दी जा सके। RTOS वर्चुअल मेमोरी को डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट क्यों करता है? पेज फॉल्ट नॉन डिटर्मिनिज्म। अगर कोई रियल टाइम थ्रेड किसी वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करता है जिसका पेज सेकेंडरी स्टोरेज NVMe या SSD पर स्वैप हो चुका है, तो एक पेज फॉल्ट एक्सेप्शन होता है। डिस्क से उस पेज को फेच करने में कई मिलीसेकंड्स का समय लगता है, जो माइक्रोसेकंड की लिमिट्स एक्सपेक्ट करने वाले हाल रियल टाइम सिस्टम में एक बहुत लंबा समय है। TLB मिस वेरिएशंस ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर TLB मिसेस मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स के आधार पर अनप्रेडिक्टेबल CPU लेटेंसी फ्लक्चुएशंस लाते हैं। एम्बेडेड RTOS आर्किटेक्चर्स में मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है? फ्लैट फिजिकल मेमोरी मॉडल माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड RTOS एनवायरनमेंट्स जैसे कि फ्री RTOS या माइक्रो COS2 वर्चुअल मेमोरी को पूरी तरह से डिसेबल कर देते हैं। थ्रेड्स सीधे फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस में एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे पेज टेबल्स TLB मिसेस और पेज फॉल्ट्स खत्म हो जाते हैं। लॉक्ड मेमोरी रीजन्स MLOCL जब एंटरप्राइज लिनक्स पर रियल टाइम वर्कलोड्स रन किए जाते हैं PREMPTRT पैच का यूज करके, तो प्रोसेसेज MLOCL MCL करंट या MCL फ्यूचर जैसे सिस्टम फंक्शंस को कॉल करते हैं ताकि सभी प्रोग्राम कोड और स्टैक पेजेस को फिजिकल रैम में परमानेंटली लॉक किया जा सके, जिससे कर्नेल उन्हें कभी भी डिस्क पर स्वैप न कर सके। स्टैटिक मेमोरी पूल्स सेफ्टी क्रिटिकल RTOS कोड में MLOC का यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि हीप फ्रेगमेंटेशन की वजह से एलोकेशंस फेल हो सकते हैं या फ्री लिस्ट बकेट्स को सर्च करने में अलग अलग समय लग सकता है। इसके बजाय सिस्टम स्टार्टअप के दौरान मेमोरी को फिक्स्ड साइज स्टैटिक बफर्स में पहले से एलोकेट कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक 6 गेट प्रिपरेशन के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए 2 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिन्हें RMS शेड्यूलेबिलिटी बाउंड्स और RTOS लेटेंसी एनालिसिस पर आपकी मास्टरी को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रॉब्लम 1 RMS फिजिबिलिटी एनालिसिस। क्वेश्चन कंसीडर कीजिए एक रियल टाइम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम जो 3 पीरियोडिक टास्क रन कर रहा है और उसके पैरामीटर्स कुछ इस तरह हैं। टास्क टाउ 1
C1 equals 2 milliseconds, P1 equals 10 milliseconds. Task tau 2, C2 equals 3 milliseconds, P2 equals 15 milliseconds. Task tau 3, C3 equals 2 milliseconds, P3 equals 20 milliseconds. टोटल CPU यूटिलाइजेशन यू कैलकुलेट कीजिए। डिटरमाइन कीजिए कि क्या यह टास्क सेट लियू लेलैंड यूटिलाइजेशन बाउंड टेस्ट का यूज करके रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग RMS के अंडर गारंटीड शेड्यूलेबल है या नहीं। सॉल्यूशन स्टेप 1 टोटल CPU यूटिलाइजेशन यू कंप्यूट कीजिए। U equals the sum from I equals 1 to 3 of C sub I over P sub I, which equals C sub 1 over P sub 1 plus C sub 2 over P sub plus C sub 3 over P 3. U equals 2 over 10 plus 3 over 15 plus 2 over 20. U equals 0.20 plus 0.20 plus 0.10, which equals 0.50 और 50%. Step 2 n equals 3 के लिए लियू लेलैंड बाउंड कैलकुलेट कीजिए। U bound equal to n times the quantity to the power of 1 over n minus, which equal to 3 times the quantity to the power of 1/3 minus 1. U bound is approximately equal to 3 times the quantity 1.22599 minus 1, which equal to 3 times 0.2599, which equal to 0.779 at or 77.98%. Step 3 यूटिलाइजेशन को बाउंड के अगेंस्ट कंपेयर कीजिए। U equal to 0.50, which is less than or equal to U bound, which equal to 0.7798. Conclusion: चूंकि टोटल CPU यूटिलाइजेशन 50%, लियू लेलैंड बाउंड 77.98% से स्ट्रिक्टली कम है, इसलिए इस टास्क सेट को बिना किसी डेडलाइन मिस के RMS के अंडर शेड्यूलेबल होने की गारंटी दी जाती है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 EDF वर्सेस AMS शेड्यूलेबिलिटी इवैल्यूएशन। क्वेश्चन: एक रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम पीरियोडिक टास्क एग्जीक्यूट करता है। टास्क टाउ 1 C1 इक्वल्स 4 मिलीसेकंड्स, P1 इक्वल्स 8 मिलीसेकंड्स। टास्क टाउ 2 C2 इक्वल्स 4 मिलीसेकंड्स, P2 इक्वल्स 10 मिलीसेकंड्स। क्या इस टास्क सेट को लियू लेलैंड बाउंड टेस्ट का यूज करके RMS के अंडर शेड्यूलेबल होने की गारंटी दी जा सकती है? क्या यह टास्क सेट अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट EDF के अंडर शेड्यूलेबल है? सॉल्यूशन स्टेप 1 टोटल CPU यूटिलाइजेशन यू कंप्यूट कीजिए। U इक्वल टू 4/8 प्लस 4/10 विच इक्वल टू 0.50 प्लस 0.40 विच इक्वल टू 0.90 और 90%। स्टेप 2 RMS लियू लेलैंड बाउंड को n इक्वल टू 2 के लिए इवैल्यूएट करें। U bound equal to 2 times the quantity to the power of 1/2 minus 1, which equal to 2 times the quantity square root of 2 minus 1, which each is approximately equal to 2.41414, which equal to 0.8284 or 82.84%. चूंकि U equal to 0.90 greater than 0.284 है, इसलिए लियू लेलैंड टेस्ट इनकंक्लूसिवली फेल हो जाता है। RMS सिर्फ बाउंड के बेसिस पर शेड्यूलेबिलिटी की गारंटी नहीं दे सकता है, और आगे का एग्जैक्ट एनालिसिस दिखाता है कि स्टैटिक प्रायोरिटीज के अंडर डेडलाइंस सच में मिस हो जाएंगी। स्टेप 3 EDF शेड्यूलेबिलिटी बाउंड को इवैल्यूएट करें। EDF के लिए शेड्यूलेबिलिटी कंडीशन सिंपली ये है: U इज लेस देन और इक्वल टू 1.0। चूंकि U इक्वल टू 0.90 लेस देन और इक्वल टू 1.0 है, इसलिए टास्क सेट EDF के अंडर फुली शेड्यूलेबल होने की 100% गारंटी है। सेक्शन ब्रेक। समरी रेफरेंस टेबल। यहाँ रियल टाइम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समराइज करने वाला एक रिकैप है। ये रेफरेंस टेबल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समराइज करती है, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स के बीच के डिफरेंसेस को आउटलाइन किया गया है, इंटरप्ट और डिस्पैच लेटेंसीज को डिफाइन किया गया है, स्टैटिक और डायनेमिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को कंपेयर किया गया है, और प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम के साथ ही साथ इसे मिटिगेट करने के लिए यूज होने वाले प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने मास्टर कर लिया है कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स रियल टाइम एम्बेडेड एनवायरनमेंट्स में एब्सोल्यूट टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, तो क्या होता है जब हम कंप्यूटिंग को मल्टीपल CPU कोर्स फिजिकल प्रोसेसर सॉकेट्स या इंडिपेंडेंट नेटवर्क कनेक्टेड मशीन्स पर स्केल आउट करते हैं। जब एग्जीक्यूशन मल्टीपल कोर्स पर साइमल्टेनियसली होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स शेयर्ड मेमोरी और शेड्यूलिंग को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। 12.2 मल्टी कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए अगले सेक्शन पर जाएं।